1999 की आखिरी रात पूरी दुनिया खौफ में थी। ऐसा लग रहा था कि रात के 12 बजते ही सारे बैंक, पावर ग्रिड्स, एयरलाइंस सब अचानक ठप पड़ जाएंगे। जैसे दुनिया का अंत होने वाला हो। बिल्कुल। और ये खौफ किसी परमाणु हमले या युद्ध का नहीं था। ये सिर्फ मशीन की याददाश्त में 2 अंकों की एक गड़बड़ी का डर था, जिसे हम Y2K बग के नाम से जानते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि एक साधारण सी मशीन जिसे इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया, वो पूरी मानव जाति को वापस पाषाण युग में धकेलने की ताकत कैसे रखने लगी। और यही इस मशीन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस डिवाइस की शुरुआत सिर्फ जोड़ घटाना करने वाले एक बेसिक कैलकुलेटर के रूप में हुई थी, आज वो पूरी दुनिया चला रहा है। राइट। हाँ, तो आज की हमारे इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है कि कंप्यूटर विज्ञान के इस विशाल और अक्सर डराने वाले सिलेबस को हम डिकोड करें। हमारे पास जो अलग अलग नोट्स हैं, ल्यूसेंट जीकी के तथ्य हैं, उनका इस्तेमाल करके आज हम तथ्यों को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि मशीन के अंदर असल में चल क्या रहा है। हाँ, क्योंकि जब वैचारिक स्पष्टता या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, तो परीक्षा में कोई भी सवाल घुमाकर पूछा जाए, उसका जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। तो चलिए उस समय में चलते हैं जब स्क्रीन या कीबोर्ड जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। वो चार्ल्स बैबेज वाला दौर है ना। एग्जाम्स में अक्सर उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में पूछा जाता है। उनके मैकेनिकल इंजन की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि एडा लवलीस को दुनिया की पहली प्रोग्रामर माना जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य है। मतलब जब कंप्यूटर का कोई फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक वजूद ही नहीं था, तो उन्होंने प्रोग्रामिंग कैसे कर दी। और फिर एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस क्यों कहा जाता है? इन तीनों में क्या अंतर है? इन तीनों नामों के बीच का अंतर बहुत ही तार्किक है। देखिए, चार्ल्स बैबेज ने एक ऐसी मशीन का खाका तैयार किया था जो गियर और पहियों से गणितीय गणना कर सके, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। अब एडा लवलेस ने जो किया वो सच में कमाल था। उन्होंने ये महसूस किया कि ये मशीन सिर्फ संख्याओं की गणना ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के तार्किक निर्देशों का पालन कर सकती है। तो उन्होंने कागज पर ही ऐसे निर्देश लिख डाले जो उस मशीन को चलाने के लिए थे। क्या बात है! मतलब दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम कागज पर लिखा गया था। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ एलन ट्यूरिंग ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मशीनों के पीछे के सिद्धांत और एल्गोरिथम पर काम किया। उन्होंने बताया कि मशीन कैसे सोच सकती है। इसीलिए बैबेज मशीन के पिता हैं और ट्यूरिंग उस पूरे विज्ञान के पिता हैं। का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC या ENISC खड़े हुए। सही कहा। लेकिन जब परीक्षाओं में कंप्यूटर की पीढ़ियों या जेनरेशन से सवाल आते हैं, तो सिर्फ पुर्जों के नाम बदल जाते हैं। जैसे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, फिर IC और माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या ये बदलाव सिर्फ आकार का था या इसके पीछे कोई बड़ा विज्ञान था? ये बदलाव पूरी तरह से भौतिकी और हमारी जरूरत का था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, जो बिजली के बल्ब जैसे होते थे। अब कल्पना कीजिए कि एक कंप्यूटर में हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे हैं। तो वो तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते होंगे। बहुत ज्यादा। आए दिन कोई ना कोई ट्यूब फट जाती थी और मशीन को ठंडा रखने के लिए पूरे कमरे के आकार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम चाहिए होता था। बाप रे! और इसी समस्या ने दूसरी पीढ़ी को जन्म दिया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ठोस होते थे, उनमें कोई गैस या निर्वात नहीं होता था। वो वैक्यूम ट्यूब से कई गुना छोटे और तेज थे। मतलब कंप्यूटर एक कमरे से सिमटकर एक अलमारी के साइज का हो गया। एग्जैक्टली। रुकिए, इसके बाद तीसरी पीढ़ी में जो इंटीग्रेटेड सर्किट या IC का आना है, उसे सबसे बड़ी क्रांति माना जाता है। तो जैक किल्बी ने ऐसा क्या किया जो ट्रांजिस्टर से नहीं हो पा रहा था? जैक किल्बी ने एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी बात सोची। उन्होंने देखा कि हजारों ट्रांजिस्टरों को तारों से जोड़ना बहुत मुश्किल और उलझावा काम है। तो क्यों ना एक ही सिलिकॉन के टुकड़े पर इन सभी ट्रांजिस्टरों, तारों और रेजिस्टर्स को एक साथ उकेर दिया जाए। ओहो, इसी को इंटीग्रेट करना कहा गया। हाँ, एक छोटा सा सिलिकॉन चिप हजारों ट्रांजिस्टरों का काम करने लगा और इसी ने चौथी पीढ़ी का रास्ता खोला, माइक्रो प्रोसेसर, जो इंटेल जैसी कंपनियों ने बनाया। राइट, बिल्कुल। उन्होंने पूरी की पूरी प्रोसेसिंग यूनिट को एक छोटे से चिप पर डाल दिया। आज जो हम डेस्क पर या गोद में कंप्यूटर रखकर चलाते हैं, वो इसी माइक्रो प्रोसेसर की देन है।
और अब तो खैर हम 5वीं पीढ़ी में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, जहाँ मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के जरिए खुद सोचने की कोशिश कर रही हैं। सही कहा। हार्डवेयर का ये सफर तो समझ आ गया, लेकिन अगर मशीन के काम करने के बुनियादी तरीके को समझना हो, जिसे आईपीओ साइकिल कहते हैं, तो किताबों में परिभाषाएं बहुत जटिल होती हैं। मैंने इसे कारखाने के उदाहरण से समझने की कोशिश की थी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जो कच्चा माल कारखाने में आता है वो इनपुट है, जैसे कीबोर्ड से टाइप किया गया टेक्स्ट या ओएमआर स्कैनर से पढ़ी गई शीट। फिर कारखाने की मशीनें जो उस कच्चे माल को प्रोडक्ट में बदलती हैं वो प्रोसेस है, और जो तैयार प्रोडक्ट बाहर आता है, जैसे मॉनिटर पर दिखने वाली तस्वीर, वो आउटपुट है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये उदाहरण एकदम सटीक है, और इसी कारखाने का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है GIGO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर सड़ा हुआ कच्चा माल डालेंगे तो प्रोडक्ट भी खराब ही बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि मशीन का अपना कोई IQ नहीं होता है, और इस पूरी प्रक्रिया में जो प्रोसेस वाला हिस्सा है वो CPU संभालता है, जिसे अक्सर कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तकनीकी रूप से ये कारखाने के मैनेजर की तरह है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सारे गणितीय और तार्किक काम करता है। दूसरा है CU, कंट्रोल यूनिट, जो ये तय करता है कि डेटा कब और कहाँ जाएगा। और तीसरी हैं रजिस्टर्स, जो CPU की अपनी सबसे तेज मेमोरी होती हैं। मेमोरी का जिक्र आते ही एक नया दरवाजा खुलता है। मतलब कारखाने में कच्चा माल आ गया, मशीनें काम कर रही हैं, लेकिन उस कच्चे माल और तैयार प्रोडक्ट को रखने के लिए एक गोदाम भी तो चाहिए। राइट। तो हार्डवेयर से अब हम मेमोरी और स्टोरेज की ओर बढ़ते हैं। अक्सर रैम और रोम के बीच का अंतर काफी उलझा हुआ लगता है एग्जाम्स के टाइम पर। इसे 2 अलग-अलग तरह के गोदामों के रूप में देखा जा सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है वो सीधे CPU के संपर्क में रहती है। इसमें सबसे पहले आती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। हाँ, इसे उस वर्क डेस्क या कार्य मेज की तरह समझिए जिस पर अभी काम चल रहा है। ये बहुत तेज होती है, लेकिन ये वॉलेटाइल या अस्थायी है। मतलब जैसे ही बिजली जाएगी इस मेज पर रखा सारा काम मिट जाएगा। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये उस नियम पुस्तिका की तरह है जिसे कारखाने के मालिक ने मशीन बनाते समय ही अंदर फिट कर दिया था। तो ये नॉन वॉलेटाइल या स्थायी होती है। बिल्कुल। कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है, जिसे हम बूट करना कहते हैं, वो सारे निर्देश रोम में हमेशा सुरक्षित रहते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर इसके एडवांस्ड वर्जन जैसे प्रॉम, EEPROM या EEPROM को मिटाकर दोबारा भी प्रोग्राम किया जा सकता है। और अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो मेमोरी की इकाइयों का जो पदानुक्रम है वो बहुत पूछा जाता है। सबसे छोटी इकाई है बिट, जो 0 या 1 होती है। हाँ। 4 बिट्स मिलकर एक निबल और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट। इसके बाद का गणित 1024 पर चलता है ना? राइट। 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट या KB, 1024 KB का 1 मेगाबाइट, और फिर इसी तरह गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट तक। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है नंबर सिस्टम को लेकर। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। मतलब दुनिया भर का डेटा, चाहे वो किसी हॉलीवुड फिल्म का हाई डेफिनेशन वीडियो हो या कोई साधारण सा टेक्स्ट मैसेज, मशीन के अंदर जाने के बाद वो केवल 0 और 1 में क्यों बदल जाता है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही तार्किक है। मशीन वास्तव में नंबर नहीं समझती, वो केवल बिजली के करंट को समझती है। अच्छा। हाँ, मशीन के अंदर लाखों सूक्ष्म स्विच होते हैं। स्विच बंद है यानी करंट नहीं है तो वो 0 है, और स्विच चालू है यानी करंट है तो वो 1 है। बस यही बाइनरी सिस्टम है। ओह, तो इसलिए 0 और 1। लेकिन 8 बिट्स का ही एक बाइट क्यों होता है, 10 का क्यों नहीं? क्योंकि शुरुआती दौर में इंजीनियरों को अंग्रेजी के सारे अक्षरों, नंबरों और चिन्हों को मशीन को समझाने के लिए एक मानक कोड चाहिए था। उन्होंने गणित लगाया और पाया कि 8 स्विचों के संयोजन से कुल 256 अलग-अलग पैटर्न बनाए जा सकते हैं। 2 की घात 8, राइट? बिल्कुल। और ये 256 पैटर्न सारे अक्षरों और चिन्हों को कवर करने के लिए काफी थे। इसी वजह से 8 बिट्स के समूह को एक मानक बाइट मान लिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्डवेयर एक निर्जीव शरीर है और बाइनरी उस शरीर में दौड़ता हुआ खून है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन इस शरीर को ये कौन बताएगा कि कब क्या करना है? उसके लिए तो सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग भाषाओं की जरूरत पड़ेगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का विभाजन भी बहुत दिलचस्प है।
हाँ, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर उस शरीर की धड़कन और नर्वस सिस्टम की तरह है। इसमें सबसे ऊपर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस, जैसे विंडोज, एंड्रॉयड या लिनक्स। तो ओएस असल में एक रिसोर्स मैनेजर है ना? एग्जैक्टली। कीबोर्ड से लेकर स्क्रीन तक और मेमोरी से लेकर प्रोसेसर तक सबको एक साथ तालमेल में चलाना ओएस का ही काम है। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, जो नए जोड़े गए उपकरणों को चलाना सिखाते हैं। और दूसरी तरफ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी खास ज़रूरत के लिए बने हैं, जैसे कुछ लिखने के लिए एमएस वर्ड या हिसाब किताब के लिए एक्सेल। बिल्कुल। और परीक्षाओं में अक्सर ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का अंतर भी बहुत पूछा जाता है। हाँ, जैसे लिनक्स ओपन सोर्स है, मतलब उसका मूल कोड सबके लिए मुफ्त में खुला है, कोई भी उसमें बदलाव कर सकता है। राइट। जबकि विंडोज प्रोप्राइटरी है, उस पे कंपनी का अधिकार है और उसे खरीदा जाता है। एकदम सही। और जब एमएस वर्ड और एक्सेल की बात चली है, तो रोजमर्रा के काम आने वाले शॉर्टकट्स भी एग्जाम्स में काफी आते हैं। जैसे अंडू के लिए Ctrl+Z, खुली हुई विंडोज के बीच जाने के लिए Alt+Tab। हाँ, और वर्ड में मेल मर्ज का फीचर। बिल्कुल। और एक्सेल में VLOOKUP और HLOOKUP जैसे फंक्शंस। साथ ही बग शब्द भी काफी प्रचलित है, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी भी अशुद्धि या एरर को तकनीकी भाषा में कहते हैं। सही कहा। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल प्रोग्रामिंग भाषाओं के इतिहास से आते हैं। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज तो शुरुआती दौर की बात हो गई। असेंबली में निर्देश देने के लिए निमोनिक कोड इस्तेमाल होते थे, जैसे जोड़ने के लिए ADD। असली क्रांति तो उच्च स्तरीय भाषाओं या हाई लेवल लैंग्वेजेस के आने से हुई थी। बिल्कुल। इन्होंने कंप्यूटर को वैज्ञानिकों के बंद कमरों से निकालकर दुनिया भर में फैला दिया। 1957 में IBM के जॉन बैकिस ने पहली उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रॉन विकसित की, जिसका पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन था, गणितीय गणनाओं के लिए। राइट। फिर कोबोल आई, जिसने व्यापारिक कार्यों को आसान बनाया। बेसिक एक ऐसी भाषा थी जिसने आम लोगों और छात्रों के लिए प्रोग्रामिंग की नींव रखी। और बच्चों को ग्राफिक्स के जरिए प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए लोगों का विकास हुआ है ना? हाँ, और फिर प्रोलॉग आई, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI के लिए तैयार किया गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। क्या? अभी हमने बात की कि मशीन सिर्फ 0 और 1 समझती है, तो फिर मशीन को ये कैसे समझ आता है कि फोर्ट्रॉन या कोबोल में क्या लिखा है? मशीन को ये समझ नहीं आता। तो यहीं पर अनुवादक या ट्रांसलेटर्स की जरूरत पड़ती है। इंसान और मशीन के बीच बातचीत करवाने के लिए कुछ विशेष सॉफ्टवेयर बनाए गए, जैसे असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलने वाले को असेंबलर कहा जाता है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए? उनके लिए 2 मुख्य अनुवादक होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। परीक्षाओं में इनका अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने इसे ऐसे समझा था कि कंपाइलर एक पूरी किताब को पढ़ता है और एक ही बार में उसका अनुवाद करके एक नई किताब छाप देता है। बिल्कुल, वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है। जबकि इंटरप्रेटर एक लाइव अनुवादक की तरह है, जो प्रोग्राम की एक एक लाइन को पढ़ता है, उसे मशीन को समझाता है और फिर अगली लाइन पर जाता है। एकदम सही। इसीलिए कंपाइलर तेज होता है, लेकिन इंटरप्रेटर में गलतियां या बग ढूंढना आसान होता है। क्या गजब का तंत्र खड़ा किया गया है। मशीनें बन गईं, उन्हें समझदारी मिल गई, अनुवादक भी आ गए, लेकिन जब एक मशीन को दूसरी मशीन से जोड़ा गया तो एक पूरी नई दुनिया सामने आ गई, नेटवर्किंग और इंटरनेट की दुनिया। बिल्कुल। नेटवर्क के अलग-अलग आकार होते हैं। जैसे सबसे छोटा नेटवर्क पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे मोबाइल से जुड़ा ब्लूटूथ स्पीकर। उससे बड़ा लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो किसी एक बिल्डिंग या ऑफिस के कंप्यूटरों को जोड़ता है। फिर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो पूरे शहर में फैला होता है। और सबसे बड़ा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद इंटरनेट है। और इन कंप्यूटरों को जोड़ने की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है, उसे टोपोलॉजी कहते हैं। बस स्टार, रिंग, मैश। राइट। बस टोपोलॉजी में एक मुख्य तार से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। स्टार में एक केंद्रीय हब होता है, रिंग में सभी एक गोलाकार में जुड़े होते हैं, और मैश में हर कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़ा होता है। और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए मॉडेम का बहुत बड़ा रोल है, जिसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। हाँ, क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है ताकि वो टेलीफोन लाइनों से गुजर सके और फिर वापस उसे डिजिटल में बदल देता है। और अगर दो बिल्कुल अलग तरह के नेटवर्क को आपस में जोड़ना हो
तो गेटवे का इस्तेमाल होता है। एकदम सही। और जो डेटा इंटरनेट पर सफ़र करता है तो उसके कुछ नियम होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र के लिए HTTP या HTTPS इस्तेमाल होता है। लेकिन एक सवाल हमेशा परेशान करता है, DNS क्या है? कहा जाता है कि हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है, तो फिर DNS की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, IP एड्रेस किसी घर के अक्षांश और देशांतर या GPS कोऑर्डिनेट्स की तरह होता है, जैसे 192.168.1.1। अब ये नंबर मशीनों के लिए तो ठीक है, लेकिन इंसानों के लिए इतने सारे नंबर याद रखना असंभव है। हाँ, वो तो है। तो DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स ऐप की तरह काम करता है। ये उस मुश्किल IP एड्रेस को google.com या wikipedia.org जैसे आसान नामों में बदल देता है। ओ, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और इसी तरह ईमेल के लिए भी प्रोटोकॉल तय है। जब कोई ईमेल भेजता है तो वो SMTP के जरिए जाता है, और जब प्राप्त करता है तो POP3 या IMAP का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। और ईमेल में CC यानी कार्बन कॉपी और BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग भी अक्सर पूछा जाता है। हाँ, BCC में रखे गए व्यक्ति का ईमेल एड्रेस बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता। राइट। लेकिन देखिए, दुनिया से जुड़ने के जितने फायदे हैं, खतरे भी उतने ही बड़े हैं। साइबर सुरक्षा आज की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर और फिशिंग जैसे शब्द अब आम हो गए हैं। ये सब सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल। और इनके काम करने का तरीका ही नहीं खतरनाक बनाता है। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी कॉपी खुद बनाता है, लेकिन उसे फैलने के लिए किसी और फाइल का सहारा चाहिए होता है। और ट्रोजन हॉर्स? ये अपना नाम ग्रीक इतिहास से लेता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऊपर से देखने में बहुत उपयोगी लगता है, लेकिन जैसे ही इंस्टॉल होता है वो हैकर्स के लिए आपके सिस्टम का पिछला दरवाजा खोल देता है। ओहो! और रैंसमवेयर तो आजकल न्यूज़ में बहुत रहता है। हाँ, ये सिस्टम में घुसकर सारे डेटा पर ताला लगा देता है, यानी उसे इनक्रिप्ट कर देता है, और फिर उसे खोलने के लिए फिरौती या रैंसम की मांग करता है। और फिशिंग में हैकर्स असली दिखने वाली नकली वेबसाइट का लिंक भेजते हैं ताकि यूजर धोखे से अपना पासवर्ड वहां डाल दे। राइट। और इन सबसे बचने के लिए नेटवर्क के बाहर एक सुरक्षा दीवार बनाई जाती है जिसे फायरवॉल कहते हैं। इसके अलावा एंटीवायरस, एन्क्रिप्शन और सुरक्षित इंटरनेट सर्फिंग के लिए VPN का इस्तेमाल प्रतियोगी परीक्षाओं के अहम हिस्सा है। आधुनिक सिलेबस की बात करें तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और ब्लॉकचेन से भी काफी सवाल बनते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये नहीं है कि डेटा बादलों में है, बल्कि इसका मतलब है कि इंटरनेट के जरिए किसी और के कंप्यूटर या सर्वर का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां हम बिना खरीदे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। और IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है रोजमर्रा की चीजों जैसे फ्रिज या घड़ी का इंटरनेट से जुड़ जाना। और जब इतनी सारी चीजें जुड़ेंगी तो बहुत भारी मात्रा में डेटा पैदा होगा, जिसे बिग डेटा कहते हैं, जिसे पारंपरिक कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर सकते। और ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जो डेटा को एक जगह रखने के बजाय नेटवर्क के हर कंप्यूटर पर उसकी एक कॉपी रखती है। इससे डेटा को हैक करना लगभग असंभव हो जाता है। क्रिप्टोकरेंसी इसी पर काम करती है। अब इस विस्तृत चर्चा के सबसे स्कोरिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ल्यूसेंट GK पर आधारित वे सीधे तथ्य जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर का खिताब CRA-1 के पास है 1979 में। लेकिन भारत की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। बिल्कुल। जब भारत को बाहर से सुपर कंप्यूटर नहीं मिला तो हमने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाया। CDAC पुणे ने 1998 में परम 10,000 का निर्माण किया। और इसके पीछे डॉक्टर विजय P. भाटकर का बहुत बड़ा योगदान था। इसी तरह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर विकसित किया। और अगर भारत में निर्मित पहले साधारण कंप्यूटर की बात करें तो वो फ्लॉस सावर था, जिसे बैंगलोर की नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरीज ने बनाया था। राइट। और इंटरनेट की शुरुआती दिनों में भी भारत पीछे नहीं था। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र द हिंदू था और पहली पत्रिका इंडिया टुडे थी। और एक और ऐतिहासिक घटना जो बहुत पूछी जाती है, 1997 में IBM के डीप ब्लू नाम के सुपर कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया था। वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, जब किसी मशीन ने इंसान के सबसे तेज दिमाग को मात दी थी। वो मशीन 1 सेकंड में 20 करोड़ चालें सोच सकती थी। कमाल है। और अंत में परीक्षाओं में कुछ फुल फॉर्म्स का अपना एक अलग ही महत्व है, जैसे ALU
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर और VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बिल्कुल, ये सारे तथ्य और सिद्धांत सिर्फ परीक्षाओं के सवाल नहीं हैं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे एडा लवलेस और चार्ल्स बाबेज के विचारों से शुरू होकर मशीन ने 0 और 1 से अपनी भाषा गढ़ी। कैसे प्रोसेसर ने सोचना शुरू किया, मेमोरी ने याद रखना शुरू किया और नेटवर्किंग ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। ये मानव मस्तिष्क के विकास की एक अविस्मरणीय कहानी है। वाकई, आज जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग और AI की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि विज्ञान कथाएं हकीकत बन रही हैं। और इसी के साथ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। जिस मशीन की शुरुआत हमने केवल गणित के लिए की थी, उसे निर्देश देने के लिए हमने अनुवादक बनाए। लेकिन आज AI इतना तेज हो गया है कि वो खुद कोड लिख रहा है। तो क्या भविष्य में ऐसा समय आएगा जब ये मशीनें अपने लिए एक ऐसी नई प्रोग्रामिंग भाषा बना लेंगी जिसे इंसान समझ ही ना पाए? मशीनें खुद मशीनों से बात करने लगेंगी, जहां इंसान की कोई जगह ही नहीं होगी। ये एक ऐसा विचार है जो रोमांचक भी है और बेचैन करने वाला भी। और अगर ऐसा हुआ, तो भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस कैसा होगा? क्या हम तब भी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पढ़ रहे होंगे या फिर मशीनें इंसानों को पढ़ रही होंगी? ये ऐसा प्रश्न है जो सिलेबस से बाहर का है, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने कंप्यूटर विज्ञान के हर पुर्जे को खोलकर देखा है, तथ्यों के पीछे के विज्ञान को डिकोड किया है। ज्ञान की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। चीजों के पीछे का क्यों तलाशते रहिए और रटने के बजाय कड़ियों को जोड़ते रहिए।